सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभिनव चतुर्वेदी अपना अंबिकापुर टीम से, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उनसे और प्रश्न भी करेंगे सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी से। तो आइए मेरे और कुछ आपके प्रश्नों को लेकर इनके समक्ष रखते हैं और जानते हैं इनके विचार क्या हैं। तो सर, पहला प्रश्न आपसे यह है कि एक तरफ धर्म, संस्कृति और संत का क्षेत्र है और दूसरी तरफ यह राजनीति, तो आप राजनीति में किस प्रकार आए? आप किस प्रकार राजनीति में कदम रखें? चतुर्वेदी जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और चैनल में जो भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम। धर्म और संस्कृति और राजनीति ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है। धर्म, संस्कृति राजनीति से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर धर्मयुक्त राजनीति होता है वहाँ पर लोग सुखी रहते हैं, और जहाँ पर राजनीति युक्त धर्म होता है वहाँ पर सारा गड़बड़ का जड़ होता है। जैसे महाभारत में अगर आप देखेंगे तो दुर्योधन का जो राजनीति था वो राजनीति धर्म नहीं था, धर्म से प्रेरित नहीं, राजनीति से प्रेरित धर्म था, जिसके कारण महाभारत हुआ। तो धर्म जो है राजनीति से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि राजनीति लोगों को उनके सुविधाओं को जो आवश्यक है उसको उपलब्ध कराने के लिए, लोगों के सुख सुविधा के लिए राजनीति क्षेत्र में काम किया जाता है। अगर राजनीति करने वाले व्यक्ति यदि धर्म के जानकार होंगे, संस्कारवान होंगे, तो निश्चित रूप से वो राजनीति धर्मयुक्त राजनीति होगा, जिससे लोग सुखी भी होंगे और किसी तरह का वहाँ भेदभाव या किसी को कष्ट नहीं होगा। धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में अब अगला प्रश्न हम आपसे करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 सरगुजा सीट से आपका नाम आया है, लेकिन इसके पूर्व श्रीमती रेणुका सिंह जी जो कि सरगुजा लोकसभा सीट से सांसद रही हैं, तो उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? बिल्कुल कार्यकाल ठीक था। वैसे होता क्या है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में काफ़ी अंतर ये होता है। जो विधानसभा होता है, जो विधायक होते हैं, उनका सीधा जुड़ाव लोगों के साथ होता है, और लोकसभा में केंद्र की योजनाओं को राज्य में ला करके वहाँ उसको संचालित करना ये काम होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि इनका जुड़ाव कम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केंद्र के बहुत सारे ऐसे योजना होते हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होता है, उसको जो भी सांसद होता है केंद्र में उन सारे कामों को स्वीकृत करा करके राज्य में भेजते हैं, तो उनका काम बिल्कुल अच्छा रहा है। जी सर। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि श्रीमती रेणुका सिंह जी ने काफ़ी योगदान दिया है सरगुजा अंचल को, तो आप उनके इस कार्य को किस रूप से में देखते हैं और क्या उनके कार्य को आगे बढ़ाने का कोई आपका विचार है? जैसे कि श्रीमती रेणुका सिंह जी ने सरगुजा में रेलवे मार्ग को काफ़ी हद तक बढ़ाया है, ऐसा लोग भी कह रहे हैं, तो आप उनके इस कार्य को किस प्रकार लोगों के सामने रखना चाहते हैं और उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, जो भी सांसद हैं या विधायक होते हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम उसके बाद जो आते हैं उनका जिम्मेदारी होता है। और वैसे भी रेलवे का जो काम है ये जब तक आवागमन का संसाधन अगर नहीं है तो वहाँ व्यवसाय भी व्यवसायिक लोग भी नहीं आते। उसके साथ साथ अगर पर्यटन का अगर क्षेत्र है तो आवागमन का साधन नहीं है तो पर्यटक भी नहीं आएंगे।
तो ये रेलवे में जो काम हुआ है ये तो बहुत बड़ी बात है। उसमें जो भी काम अभी शेष होंगे वो सारे कामों को प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे, जिससे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आवागमन का साधन बढ़िया से मुहैया हो सके। प्रश्न है एम्स को लेकर। प्रदेश में एम्स को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों द्वारा या कह सकते हैं विधानसभा में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। तो एम्स केवल बिलासपुर में खोला जाएगा या किसी और क्षेत्र में खोला जाएगा, लेकिन अंबिकापुर यहाँ नज़रअंदाज हो रहा है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या अंबिकापुर में एम्स खोला जाना उचित होगा? बिल्कुल उचित होगा। एक तो ये उपेक्षित जैसा रहा है, जैसे यहाँ से बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, उधर बहुत सारे चिकित्सा के संसाधन हैं, हॉस्पिटल है। यहाँ उस तरह का व्यवस्था नहीं है। यहाँ से रायपुर जाना हो तो बहुत दिक्कत होता है। अगर कोई गंभीर मरीज हो तो उसको वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। एम्स से यहाँ होना चाहिए और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा सांसद बनने के बाद यहाँ के लोगों को आवागमन का साधन, उनका अगर कोई बीमार पड़ा तो उनका इलाज बढ़िया हो, इसका भी हम चिंता करेंगे। और उसके साथ साथ मोदी जी जिस तरह से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का बात करते हैं, उसके आधार पर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कोई भी संसाधन का अभाव हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहेगा। समय निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन आवागमन का भी साधन, चिकित्सा का संसाधन, सिंचाई का संसाधन, ये जो भी आवश्यक हैं सारे काम प्राथमिकता के आधार पर होंगे। और सर अगला प्रश्न है सरगुजा के अंबिकापुर क्षेत्र को लेकर। अंबिकापुर रिंग रोड की जनता काफ़ी परेशान है रिंग रोड को लेकर। बरसात में हम देख सकते हैं अंबिकापुर की सड़कें किस प्रकार से पानी से लबालब भर जाती हैं। तो लोगों की मांग है कि इसको दुरुस्त किया जाए। तो आपसे यह एक प्रश्न है कि अंबिकापुर रिंग रोड से जनता काफ़ी परेशान है, क्या इसके लिए कोई आपके सुझाव हैं? वैसे इसमें सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए मैं एकदम से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अभी जो रिंग रोड है ये उस समय बना था जब शहर का विकास हुआ नहीं था। अभी शहर काफ़ी बाहर तक विस्तार हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अंबिकापुर का रिंग रोड जो है यहाँ से 1-8 किलोमीटर और पीछे से होना चाहिए, जिससे शहर ना पड़े और बड़ी गाड़ियाँ उसमें चली जाएं और शहर के लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए अपने को काम करने का आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसके लिए भी हम पहल करेंगे। जैसा कि आप बताएं कि रिंग रोड में कई जगह बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है और गाड़ियों को चलने में दिक्कत होता है। तो जहाँ पर पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पानी निकासी का व्यवस्था करा देंगे। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसको बाहर से ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिंग रोड है वो लगभग शहर के अंदर हो गया है। तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसको आने जाने के लिए बाहर से व्यवस्था कर देने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा हो। तो सर जैसा कि सड़क को लेकर प्रश्न किया मैंने और आपने काफ़ी सरलता से उत्तर भी दिया था, इसी कड़ी में अब मैं एक मुख्य प्रश्न आपसे करने जा रहा हूँ कि अंबिकापुर बनारस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में आपके क्या विचार हैं? निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होना चाहिए और ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाने से सरगुजा का एक अलग पहचान भी बनेगा। तो निश्चित रूप से उसको राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे ही चुनाव जीतेंगे इसके बाद उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करेंगे। और अभी 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा का पूरा धूम था हमारे देश में, विदेशों में भी देखने को मिला। तो कई सालों के ये संघर्ष का परिणाम है 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, आपके उस पर क्या विचार हैं?
आपको क्या अनुभव हुआ उस दिन को लेकर? 22 जनवरी हमारे इस कालखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। वो भगवान राम 500 साल के बाद वहाँ पर विशाल उनका मंदिर बना और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसमें कई लोगों के मन में ये बात आ रहा था, क्या साधु संत नहीं थे जो प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा में बैठना पड़ा? तो जो देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो पूरे भारत के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर वो बैठे हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो उसमें कोई किसी तरह का बात नहीं होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं देखा कि अपने संस्कृति के लिए जो काम किए हैं, शायद ऐसा अभी तक कोई नहीं किया। और अगला प्रश्न है मेरा सरगुजा विश्वविद्यालय को लेकर, यानी कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय को लेकर। ये निर्माणाधीन भवन अंबिकापुर में ही अभी बन रहा है, जो कि 15 सालों से बनते आया है, परंतु आज तक ये पूरा नहीं हो पाया है। तो आप इस संबंध में क्या प्रयास करेंगे? हमारे सरगुजा संभाग के लिए बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय मिला है और वो भी यहाँ के संत गहरा गुरु जी के नाम से है। उस विश्वविद्यालय को अभी तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, किन कारणों से पूर्ण नहीं हुआ उसका जानकारी ले करके हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो जाए वो पूर्ण हो और वहाँ हमारे सरगुजा संभाग के बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए वो सही ढंग से मिल सके। बिल्कुल सर। अब मान लिया जाए लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम जारी होता है और यह घोषणा होता है कि सरगुजा लोकसभा सीट से श्री चिंतामणि महाराज चुनाव जीत गए हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं उसके लिए अभी टिकट मिला है, उसके लिए तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस तरह का स्थिति दिख रहा है, लोगों के मन में माननीय मोदी जी के प्रति और सनातन के प्रति जो आस्था है, अभी का जो लोकसभा चुनाव है वो सामान्य लोकसभा चुनाव नहीं है। इसमें मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जनता देखना चाहती है और सरगुजा लोकसभा से मेरे को प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से जनता भेजेगी। निश्चित रूप से यहाँ के जनता को मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस तरह रुझान से वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिलेगी। जी सर। अब अंबिकापुर की ओर आते हैं। अंबिकापुर में भी हाल ही में यहाँ का ऑक्सीजन पार्क जो है उसका नया नाम हुआ है गणपति धाम, जो कि पर्यटन के लिए बहुत ही चर्चित जगह है अंबिकापुर का। तो अंबिकापुर में पर्यटन के लिए आप क्या सोचते हैं? अंबिकापुर सरगुजा ज़िला, उसके साथ साथ बलरामपुर ज़िले में भी यहाँ पर्यटन के बहुत से ऐसे जगह हैं जिसका चिन्हांकित अभी तक नहीं हुआ है। अभी सिर्फ लोग मैन पाट को जानते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला मानते हैं उसको, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अभी तक चिन्हांकित नहीं हैं। आप देखेंगे डीपाडीह में सावत सरना है, जहाँ पर पुरातत्व विभाग पूरा वहाँ खोद करके पूरा मूर्ति वहाँ पर निकला है। ऐसे जगहों को प्रचारित प्रसारित करने का आवश्यकता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक लोगों के ध्यान में आया नहीं है। वो जितने भी ऐसे जगह हैं उसको चिन्हांकित करके और सरगुजा के मानचित्र में लाना, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा। जी सर। और अगली कड़ी में है
संस्कृत महाविद्यालय को लेकर, क्या सरगुजा में संस्कृत महाविद्यालय खुलेगा या खोला जाएगा? आप इस पर क्या कहेंगे या आपके क्या सुझाव हैं? संस्कृत महाविद्यालय अभी पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं है शासकीय। एक रायपुर में है, लेकिन वो क्लासिक्स है। वहाँ पर शास्त्री और आचार्य का डिग्री नहीं मिलता है। वहाँ पर बीए क्लासिक्स, एमए क्लासिक्स ऐसा मान्यता मिलता है। संस्कृत महाविद्यालय का मतलब है वहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको शास्त्री और आचार्य का उपाधि मिलेगा। अभी जो अपने सरगुजा संभाग में 2 संस्कृत महाविद्यालय हैं जो जिनके नाम से विश्वविद्यालय है संत गहरा गुरु जी, उन्हीं के द्वारा स्थापित दोनों महाविद्यालय हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे जो आदिवासी बच्चे भी हैं उन लोग भी अध्ययनरत हैं। मेरे को लगता है कि शासन के द्वारा सरगुजा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में जगह चिन्हांकित करके 2-3 महाविद्यालय खोलना चाहिए, जिससे लोग संस्कृत भाषा पढ़ करके और संस्कृति को समझ सकें। और संस्कृत एक ऐसा भाषा है जिसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर उसमें शोध किया जाए तो मेरे को लगता है कई आविष्कार हो सकते हैं। बिल्कुल। तो संस्कृत विद्यालय इसलिए भी आवश्यक है। उसके साथ साथ अगर वास्तुशास्त्र अगर देखेंगे आप तो संस्कृत में ही वो है। संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता है। आज जितने भी नए भवन बन रहे हैं उसमें लोग चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से बने, तो संस्कृत महाविद्यालय उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी पहल करेगी और हम सांसद बनने के बाद दिल्ली से भी इसके लिए हम पहल करेंगे। बिल्कुल सर। और अब कुछ व्यक्तिगत प्रश्न। प्रत्येक व्यक्ति का अपना सपना होता है, अपनी जिद होती है, ये लोगों का प्रश्न है। जीवन में कुछ करने के लिए सभी अलग अलग ख्वाब देखते हैं, तो आपके क्या सपने रहे हैं बचपन से लेकर अब तक के? बचपन का तो नहीं, लेकिन मैं अभी का कह सकता हूँ। मैं राजनीति क्षेत्र में हूँ। तो मैं राजनीति क्षेत्र में इसलिए हूँ कि लोगों का हम सेवा कर सकें। राजनीति क्षेत्र में भी सब अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं। मेरे मन में मैं देखा पूज्य पिताश्री अपना पूरा जीवन समाज के सेवा में व्यतीत कर दिए। राजनीति में मैं इसलिए आकर के समाज सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि कई ऐसे समस्या होता है जिसका निराकरण बिना राजनीतिक पकड़ का होता नहीं है। तो मेरा राजनीति में इसीलिए रुचि है कि हम लोगों को सेवा हम मन से कर सकें। और सर किसी कला में विशेष रुचि आपकी? कला में विशेष रुचि वैसा तो है नहीं। अपने यहाँ संस्था में जो पूज्य पिताजी का संस्था है वहाँ पर रामायण के चौपाई को एक चौपाई को 1-1 घंटा तक गा करके नृत्य करते हैं। उसमें ढोलक का उपयोग होता है, घंटी का उपयोग होता है, तो मैं उसको भी बहुत अच्छा से बजा लेता हूँ। और बाकी कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेष रुचि हो। और सर युवा आज के समय का महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगार, रोजगार को लेकर, तो आपके तरफ से कोई सुझाव जो युवाओं को आप देना चाहते हैं या रोजगार को लेकर आपके क्या सुझाव होंगे? मैं हमारे रोजगार जो साथी हैं उनसे मैं एक आग्रह ये करना चाहूँगा कि उन लोग शिक्षा को बढ़िया से। तो सर युवाओं के रोजगार को लेकर आपके क्या विचार हैं या आपकी सरकार क्या कर रही है और आप क्या करेंगे?
युवाओं के रोज़गार के लिए सरकार जो कर रही है उसमें जैसे CGPSC जो घोटाला हुआ था उसका जांच कर रही है। उसके साथ साथ कई अभी जैसे अग्निवीर हुआ, वायुवीर हुआ, शिक्षा कर्मी का हुआ, इस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लोग जाएंगे, जिसमें छात्रावास अधीक्षिका आदि कई नौकरी हैं जिसमें हमारे छात्र छात्रा जाएंगे। तो बेरोजगारी का तो कोई ऐसा समस्या नहीं है। जो उनको मेन दिक्कत था CGPSC घोटाले के कारण लोगों को नौकरी नहीं मिल पाया, तो वो तो जांच हो रहा है। उसके साथ साथ कई नौकरी का वो निकल रहा है जिसमें लोग भरेंगे और रोज़गार उनको मुहैया हो जाएगा। और सर एक मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपकी किसी विशेष कला में रुचि है? वैसा कोई विशेष कला नहीं है। हम तो पूज्य पिताजी को देखे हैं, उनका पूरा जीवन सामाजिक क्षेत्र में लगा रहा, तो हम लोग भी पूजा पाठ के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। वैसा कोई अलग से कोई वैसा कुछ नहीं है। आप कोई गाना गुनगुना दीजिए। गाना तो वैसा नहीं आता है। हम पूजा पाठ करते हैं, उसी में जो मैं गुनगुनाता हूँ उसी को गुनगुना देता हूँ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्रभु रामेश्वर मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। चतुर्वेदी जी, आप हमारे पास आए और हमसे बहुत कुछ जानकारी आप लिए। मेरे से जो बना मैं जानकारी दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।